के लिए भी। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने कोई नया क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, स्क्रीन को पॉज करना है और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सेट, और इस सेट का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं दे रखी है और उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसको बोलते हैं HCF भी बोलते हैं या मासा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले है 12। तो 12 के गुणनखंड होंगे 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। उसके बाद है 15। 15 के गुणनखंड होंगे 3 पंजे 15, 5 एकम 5। उसके बाद है 18। 18 के गुणनखंड होंगे 2 नम 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। उसके बाद है 21। और 21 के गुणनखंड होंगे 3 सता 21 और 7 एकम 7। 12 बराबर लिख लीजिए। 12 के जो गुणनखंड हैं वो हैं आपके ये वाले जो हैं, ये हैं गुणनखंड, ठीक है, ये वाले। तो 12 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही 15 के गुणनखंड हैं आपके 3 गुणा 5। तो चलिए बताइए 18 के गुणनखंड क्या होंगे। 18 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे ही 21 के गुणनखंड हैं आपके 3 गुणा 7। अब सभी संख्याओं में ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जो सभी में कॉमन होगा। तो जो सभी संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन होगा वही इसका क्या होगा, मासा होगा। तो चलिए देखिए कौन सा कॉमन है। तो इनमें कॉमन है 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो ये 3 जो है सभी में कॉमन है। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 3। HCF बराबर कितना होगा, 3 होगा। सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को करने से पहले औसत आपको पता होना चाहिए। औसत बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये मिट जाएगा। तो क्वेश्चन है 12 लड़कों की आयु 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 12 लड़कों की अगर कुल आयु और 11 लड़कों की कुल आयु पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए 12 लड़कों की कुल आयु क्या है। 12 लड़कों की जो कुल आयु है, मान लीजिए 12 लड़कों की 12 लड़कों की कुल आयु, कुल आयु बराबर x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष है। और ऐसे ही 11 लड़कों की कुल आयु मान लो, 11 लड़कों की कुल आयु मान लो y वर्ष। कितनी मान लो, y वर्ष। अब औसत का फॉर्मूला था, औसत का फॉर्मूला था औसत बराबर, अब मैं सारा यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत 12 लड़कों का औसत है, ये 12 लड़कों के लिए, ठीक है। 12 लड़कों का औसत है 10 वर्ष। औसत कितना है, औसत है 10 वर्ष। योग हमने मान रखा है x वर्ष। और संख्या कितनी है, 12। लड़के कितने हैं टोटल, 12। तो x बराबर कितना होगा, 10 गुणा 12। 10 गुणा कितना होगा, 12।
क्योंकि इस साइड में क्या है, डिवाइड में है, और अगर हम साइड चेंज करेंगे तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, गुणा में, ठीक है। तो x का मान आ गया कितना, 120 वर्ष। तो 12 लड़कों की जो कुल आयु है वो कितनी है, 120 वर्ष। अब बात करते हैं 11 लड़कों की। तो 11 लड़कों का औसत कितना है, 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो 9 मैं इस फॉर्मूले में मान रख रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक है। और योग हमने मान रखा है y वर्ष, और लड़के कितने हैं टोटल, 11। अब y बराबर कितना होगा, y बराबर हो जाएगा 9 गुणा 11। यहाँ पे 11 डिवाइड में था, चेंज होगा तो किस में जाएगा, गुणा में। तो 11 नमा 99 बराबर y। तो ये 12 लड़कों का कुल योग आ गया और ये 11 लड़कों का कुल योग आ गया। तो अब 12 लड़कों के योग में से 11 लड़कों के योग को हम माइनस करेंगे तो किसका योग आएगा, 12वें लड़के का। 12वें लड़के की आयु बराबर 120 माइनस 99 बराबर कितना होगा, 120 में से अगर 99 माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गया 2, 21 वर्ष होगा। कितना होगा, 21 वर्ष। ये जो मेरे पास लिखने का जुगाड़ है ये फ़ोन के जो है आधे ही हिस्से में लिखेगा, ठीक है। इसलिए ये जो फ़ॉन्ट है काफ़ी छोटा लग रहा होगा, तो आप कुछ टाइम तक एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अब हम मान रखेंगे, आप नोट कर लीजिए, ये मिट जाएगा, ठीक है। SI बराबर था आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होगा, P का मान यहाँ पे है, ये है P मूलधन, ये है दर R और ये है समय T, ठीक है। तो P का मान है 18,440 गुणा R का मान है 15 गुणा T का मान कितना है 4 वर्ष बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। ऊपर 15 है, नीचे 10 है, 5 से 3 बार 15, 5 तियाँ 15 और 5 से 2 बार 5 दूना 10, और इस 2 से ये 2 बार कट गया। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 1844 गुणा 3 दूना 6। अब इसको 6 से गुणा कीजिए, 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 26, 6 अठा 48 और 2 50, 6 कम 6 और 5 11। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इतना ब्याज हमें मिलेगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अभी मैं ये जो लिखने का जुगाड़ है इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह बराबर 7 दिन, ठीक है। और एक दर्जन में कितने केले होते हैं, एक दर्जन बराबर 12 केले, ठीक है। और हमारे पास टोटल कितने दर्जन है, 28 दर्जन बराबर होगा 12 गुणा 28 केले। टोटल इतने केले हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है 7 दिन के लिए हमारे पास कितने केले हैं, 7 दिन के लिए केले हैं
7 दिन के लिए बराबर 12 गुणा 28 केले। टोटल इतने केले हैं। एक दिन के लिए कितने केले होंगे? एक दिन के लिए केले कितने होंगे? 12 गुणा 28 बटे 7, इतने केले होंगे। टोटल कितने दिनों के लिए चाहिए केले? 47 दिनों के लिए। तो 47 दिनों के लिए ये कितने होंगे? 12 गुणा 28 बटे 7 गुणा 47। ठीक है, तो काटा पीटी लास्ट में ही कीजिए, लास्ट में ही करनी चाहिए। 7 से कट गया 4 बार, 7 चौको 28, तो ऊपर हो गया 12 चौको 48, 48 गुणा 47, 48 गुणा 47। तो इन दोनों को गुणा करिए। सबसे पहले आप इकाई के अंकों को गुणा कर लीजिए। 8 सतह 56, तो इकाई का अंक तो क्या होगा? 6 होगा। एक यहाँ पे है और एक ऑप्शन नंबर डी में है, तो आगे भी आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 2 2 5 6। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2197 का घनमूल निकालो। तो घनमूल निकालने का तरीका है, इसके गुणनखंड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भाग जाएगा 13 का जाएगा, 13 एकम 13, 8 9, 13 का 78, फिर बच रहा है 1 1 7, 13 नमा 117, फिर से 13 से 13, 13 की 169 और 13 एकम 13। उसके बाद हम लिखते हैं इसको 13 गुणा 13 गुणा 13 और इसको लिखते हैं क्यूब रूट। तो इसके 3 के जोड़ बनाते हैं, 3 बार 13 आएगा तो एक बार हम बाहर ले लेंगे, तो यही क्या होगा? इसका घनमूल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आपको क्या करना है? 1 से लेके 15 तक तो आपको क्या आने चाहिए? क्यूब आने चाहिए। और 1 से 30 तक आपको क्या आने चाहिए? 1 से 30 तक नहीं कर रहे हो तो 25 तक कम से कम आप कर लीजिए। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओगे। अगला प्रश्न है, पहले आप क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है? ये है लंबाई और ये 20 है आपकी चौड़ाई। ठीक है, तो आयत के परिमाप के फॉर्मूले में आप सीधा सीधा मान रख लीजिए। 2 गुणा लंबाई कितनी है? 30 प्लस 20, उसके बाद 2 कोष्टक के अंदर वाले को सॉल्व करिए, 20 और 30 50। ठीक है, तो जैसे ही आप कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा का साइन आ जाएगा। 50 दूना 100, 100 मीटर जो है आयत का क्या है? परिमाप है। अगला प्रश्न, एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा? तो 2 पाइप आपके पास हैं, एक ए मान लो और एक बी मान लो। एक की क्षमता कितनी है? 3 है और एक की क्षमता कितनी है? 1 है। इसने खुद ही बोला है कि एक पाइप दूसरे से 3 गुना पहले भर देता है, तो इसकी क्षमता अगर 1 है तो इसकी क्या होगी? 3 गुना होगी। तो ये है इनकी क्षमता या एफिशिएंसी भी आप इसको बोल सकते हो। और ये है टाइम। एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 अनुपात इनके जो टाइम का रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा, 1 अनुपात 3 होगा। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है, ये क्षमता का रेशियो है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं। अब उनकी दोनों की क्षमता कितनी है मिला के? दोनों की क्षमता मिला के कितनी है? 4 है। और टोटल
टोटल कितना टाइम लिया उन्होंने, 30 मिनट। तो 30 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 120। टोटल क्षमता कितनी है पाइप की, टैंक की, 120। तो जो धीरे भरने वाला पाइप है उसकी क्षमता कितनी है, 1 है। तो इस पूरे काम को जो है 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 120 मिनट। ठीक है, और 120 मिनट बराबर होता है 2 घंटे। कितना होता है, 2 घंटे। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित होती है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, एक एक करके आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि किसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 9960 में जो है 17 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 17 पंजे 85, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 9, 17 8 136, यहाँ बचा 3, यहाँ 1 उतर के आया 6, 17 8 136, फिर यहाँ बचा 0 उतर के आया 0, तो यहाँ भी 0। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है 17 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल इसको कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी, ए ए ए। तो ए का मान तो दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो ए का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 गुणा 12। 4 से कट गया कितनी बार, 3 बार। 12 तियाँ 36, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर कितना है, 13 है। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन बैठ रहा है वो बैठ रहा है ऑप्शन नंबर डी, 19 और 6 25, और 19 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 13। अंतर मतलब होता है उनका डिफरेंस। ठीक है, लेकिन चलिए हम मानते हैं इसको बेसिक से करते हैं। हमने मान लिया दो संख्याएं क्या है, x और y हैं। तो x प्लस वाई दोनों का योग कितना है, 25 है, पहला समीकरण। उसके बाद बोला है x माइनस वाई दोनों का अंतर कितना है, 13 है। ठीक है, दूसरा समीकरण। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस एक्स 2x बराबर यहाँ बचेगा 25 और 13 कितना होगा, 38। 25 और 13 38, और x बराबर होगा 38/2। 38/2 क्यों होगा, जैसे ही हम पक्षांतर करते हैं तो ये यहाँ पे इसके साथ गुणा में था तो यहाँ जाएगा भाग में, अगर यहाँ पे प्लस में होता तो यहाँ जाता तो माइनस में। साइड चेंज करते ही जो है उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो x का मान तो आ गया कितना, 2 से कट गया कितनी बार, 19 दूना 38, 19। तो 1 का मान कितना आ गया, 19, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऐसे ही x का मान आप इसमें रख दीजिए, इस समीकरण में। x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है। तो x का मान हम रखेंगे यहाँ पे 19 प्लस वाई बराबर है 25। तो y बराबर कितना होगा, अब ये 19 यहाँ पे प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो किसका होगा, माइनस का। तो y बराबर कितना होगा, 25 में से 19 गया 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कोई गोला है, कोई एक गोला है, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय
क्षेत्रफल होता है गोले का 4πr², जहाँ पे r क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। तो 4 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या हमें दे रखी है 7 और r का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 कट गया। अब यहाँ पे 7 चौको 28 गुणा 22, इसको ऐसे कर लीजिए और आप इसको याद भी रख सकते हैं। 28 और 22 का जो गुणा होता है वो हमेशा आता है 616 और ये किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो गुणनखंड निकालना मैंने आपको सिखाया था, मैं एक बार और बता देता हूँ 8 के, बाकी आपको खुद से निकालने हैं। तो 8 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो ये वाले जो लाइन में होते हैं ये क्या होते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड होते हैं। तो ऐसे हम 8, 10, 15, 16 और 20 के भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आप निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिखता हूँ। 2 दूना 4 दूना 8, 8 के गुणनखंड। उसके बाद है 10 के गुणनखंड, 2 पंजे 10। फिर है 15 के गुणनखंड, 15 के होते हैं 3 गुणा 5। फिर 16 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको जो जो कॉमन है, चाहे वो दो नंबर्स में है चाहे 3 नंबर में है, उनके जोड़े बनाने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, जैसे 2 है, सबसे पहले ये 2 है। ठीक है, एक 2 इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, इसका जोड़ा बन गया। ठीक है, उसके बाद ये 5 है, ये 2 में है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाला जो 2 है इसका भी हमने एक जोड़ा बना लिया। उसके बाद ये वाला 2 बचा है, तो इसका जोड़ा इसके साथ बना लीजिए। ठीक है, अब मासा के लिए तो क्या है कि सब में कॉमन होना चाहिए, 15 के साथ भी 2 होना चाहिए था, तो 2 उसका मासा होता। लेकिन लासा में ऐसा नहीं है। लासा में चाहे वो 2 नंबर में कॉमन है, चाहे 3 में कॉमन है, चाहे 4 में कॉमन है, उसको आप एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो लासा का मतलब होता है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले ये वाला 2, ये वाला 2, फिर उसके बाद ये वाला 2 गुणा, फिर ये 5 जो कॉमन है, फिर गुणा, फिर ये वाला जो कॉमन है 2, फिर जो बच गए हैं जो कॉमन नहीं थे गुणा 3 गुणा 2, ये वाला 3 और ये 2 बच गया था। तो इन सबको गुणा कीजिए, 2 दूना 4 पंजे 20, 20 दूनी 40 और 40 दिया 120 और 120 मीन्स 12, 12 दूनी 24, 240। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 240 आएगा। अगला प्रश्न है 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, a + b - a × b अपॉन 100। ठीक है, पहली बार इसको a और इसको b, यहाँ पे 10 + 20 - 10 गुणा 20/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया कितना, 2 एकम 2। तो 20 और 10 30, 30, 30 में से 2 गया 28, तो कितना प्रतिशत आया, 28। अब ये 28% यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है, 30%। तो इसको a मान लो और इसको मान लो b दूसरी बार के लिए। ठीक है, तो a + b - a × b अपॉन 100। तो a है आपका अब 28 प्लस b है आपका 30 माइनस 28 गुणा 30/100। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे हो गया 28 और 30 कितना होगा, 58 माइनस 28 × 84/10, 84/10। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे ही बट्टे में अगर 10 या 10 के आगे कोई और जीरो भी हो तो इसको लिख सकते हैं, 1 के आगे कितने जीरो हैं, 1, तो यहाँ पे हम 1 दशमलव लगा सकते हैं, 1 अंक से पहले यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8.4, इसको काट के क्या आएगा 8.4, तो 58
माइनस 8.4 बराबर, अब इसको माइनस करने का तरीका है 58 दशमलव, यहाँ पे एक जीरो लगा लो, उसके बाद 8 माइनस 4, तो यहाँ बचेगा 10 में से 4 गया 6 दशमलव लग गया, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ बचेगा 4। तो इतना प्रतिशत जो है क्या है, इफेक्टिव डिस्काउंट है या फिर अकेली छूट है, प्रभावी छूट जिसको बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है, कोई भी इसका जो प्राइस है मान लो 100 है, ठीक है, 10% की छूट देने के बाद कितना बचा 90। यहाँ पे भी पहले प्राइस कितना था 100 था, 20% की छूट दी तो कितना बचा 80। यहाँ पे प्राइस 100 था, 30% की छूट दी कितना बचा 70। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो आपस में, तो इनका गुणा आएगा यहाँ पे 1000, इनका गुणा आएगा 8 नमा 72 और 72 गुणा 7, 7 दूना 14, 7 सता 49 और 1 50। तो यहाँ से यहाँ तक पहले प्राइस कितना था, ये मूल प्राइस था, ये मार्क प्राइस था और ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। छूट देने के बाद क्या प्राप्त होता है सेलिंग प्राइस। तो इसका मार्क प्राइस तो कितना था 1000 और सेलिंग प्राइस कितना है 504। तो कितने का अंतर आया, अंतर इनके बीच कितने का अंतर आया, कितने का डिफरेंस है। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 5 गया 4, इतने का अंतर आया, ठीक है 496। तो इतने की छूट मिली, इतने की छूट मिली और किस पे मिली 1000 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए, छूट प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, दो एक जीरो से एक जीरो। तो अभी बताया था अगर बट्टे में 10 हो तो एक अंक पहले क्या लगाएंगे दशमलव, तो 49.6% क्या होगी इफेक्टिव छूट होगी। अगला प्रश्न, एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है, 800 पुरुष हों तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो मेल और फीमेल इनका रेशो दे रखा है हमें 5:3, पुरुष कितने हैं 5 और यहाँ पे पुरुष कितने हैं 800। तो 5 का मान दे रखा है 800, एक का मान हम निकालेंगे तो कितना आएगा 800 बटे 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 160, एक का मान आया 160। अब पूछा क्या है महिलाओं की संख्या, महिलाएं कितनी हैं 3, तो 3 का मान कितना होगा 160 गुणा 3 बराबर 480, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न और इस सेट का अंतिम प्रश्न, राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक राम है, राम को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ और मोहन को एम से। राम करता है 10 दिन में, मोहन करता है 15 दिन में। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालना अभी बताया था आपको, 10 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 गुणा 5, 15 के क्या होते हैं 3 गुणा 5, गुणनखंड आप खुद से निकालना, ठीक है। तो कॉमन क्या है 5, तो पहले 5 ले लेंगे, गुणा ये 2 बच गया, गुणा ये 3 जो बचा हुआ है, तो 5 दूना 10 तिया 30। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 30, ठीक है। और इनकी जो क्षमता निकालेंगे या एफिशिएंसी निकालेंगे वो निकालेंगे, इससे डिवाइड करो 30 को, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा 10 तिया 30। तो आर की एफिशिएंसी कितनी आई एक दिन की 3, 15 से डिवाइड करेंगे 30 को तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 15 दूना 30। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं क्षमता, क्षमता या एफिशिएंसी, ठीक है। तो एक दिन की दोनों की क्षमता टोटल कितनी है, दोनों की टोटल क्षमता कितनी है एक दिन की 5। इसका मतलब ये है 5 काम एक दिन में करते हैं, ठीक है, एक दिन में 5 काम कितने दिन में करते हैं एक दिन में, एक काम कितने दिन में करेंगे 1/5 दिन में, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से है, जिनको क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस को सोल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है टोटल हमारे पास कितना काम है, टोटल काम है हमारे पास 30। तो 30 काम को करेंगे 1/5 गुणा 30 दिन में बराबर 5 छक्का 30। तो कितना आया 6। 6 दिन में करेंगे, दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे 6 दिन में। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको सीधा सीधा कर सकते हैं। आर करता है 10 दिन में, एम करता है 15 दिन में, एम करता है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम आया था कितना 30। ये है कुल कार्य, इसकी एफिशिएंसी होगी 10 तियाँ 30। इससे 30 को डिवाइड करेंगे 10 तियाँ 30, फिर 15 से डिवाइड करेंगे 15 दूना 30। तो ये दोनों की एफिशिएंसी है। 3 और 2 कितनी है टोटल 5। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे कुल कार्य को, 5 छक्का 30। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। साइनिंग।